लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे देश की शान, आज भी भारत में गूंजता है जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1966 की। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण 22 सितंबर को युद्ध विराम हो गया। इस युद्ध में भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई। युद्ध समाप्ति के समय पाक अधिकृत भारत ने 740 वर्ग मील का पाकिस्तानी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान के कब्जे में लगभग 210 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र चला गया। इसके समाधान के लिए सोवियत संघ की मध्यस्थता में दो देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री एलेक्सी कोजिगिन के मध्यस्थता से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते की धाराएं जो थी वो मैं पहले आपको बताती हूँ। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के चार्टर में हुए आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। दोनों देशों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 तक अपनी 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में लौट जाएंगे तथा दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे के प्रति गलत विचार को निरुत्साहित करेंगे। दोनों ही देश युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे। दोनों ही देश द्विपक्षीय संबंध बनाए रखेंगे। सुधारों की सूचना एक दूसरे को देंगे। दोनों ही शरणार्थियों की समस्या तथा गैर कानूनी रूप से नागरिकों के विषय को तुरंत हल करेंगे। ये मैंने आपको समझाया कि आखिर ताशकंद समझौता था क्या, तो आपने इसे समझ लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसकी जड़ काफी गहरी थी। इस घटना ने इतिहास को हिलाने का काम किया था। आइए आपको थोड़ा गहराई से और बताते हैं ताशकंद समझौते के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 को ताशकंद में भारतीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान में तनाव दूर करने में सहायक होगी। इस समझौते ने निश्चित रूप से तनाव को घटा दिया है। ताशकंद बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण से विचार हुआ। ये बैठक इस बात के लिए हुई थी कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई ना बढ़े। हालांकि ताशकंद का काफी विरोध भारत में हुआ। भारत चूंकि मजबूत स्थिति में था तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान को लगभग परास्त कर दिया था, इसलिए उस समय विरोधी दल ने लाल बहादुर शास्त्री पर काफी हमले किए। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समझौते की आलोचना करते हुए रूस पर यह आरोप लगाया था कि उसके दबाव में आकर ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी इच्छा के विरुद्ध इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस निश्चित रूप से ही पाकिस्तान से अपने संबंध उसकी कुछ सहायता करके सुधारना चाहता था और उसकी अमेरिका तथा चीन पर निर्भरता समाप्त करना चाहता था। रूस पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था और वहां पर अमेरिका तथा चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था। इसी ताशकंद समझौते के दिन ही भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना ने कई सवालों को जन्म भी दिया। कुछ ने कहा कि ये अप्राकृतिक है, कुछ ने इस पर लीपापोती शुरू कर दी थी। मैं बताऊंगी आपको पूरा सच। इससे पहले हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 27 मई 1964 को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। नेहरू जी की मौत के बाद मोरारजी देसाई प्रमुख दावेदारों में से एक थे, पर 1963 में बने कांग्रेसी नेताओं के एक सिंडिकेट ने, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज के साथ पार्टी के कई कद्दावर नेता जैसे बंगाल से अतुल्य घोष, मुंबई से एसके पाटिल, आंध्र प्रदेश से नीलम संजीवा रेड्डी, कर्नाटक के एस निजुलिंगपा आदि थे। सभी ने मिलकर लाल बहादुर शास्त्री को संसदीय दल का नेता चुन लिया। हालांकि मोरारजी देसाई इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं थे। शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। शास्त्री का प्रधानमंत्री पद के लिए कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमाओं पर नजरें गड़ाए खड़े थे, तो वहीं देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थी। लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद सरल तरीके से हल किया। किसानों को अन्नदाता मानने वाले और देश के सैनिकों के प्रति उनके अपार
प्रेम ने हर समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री ने जिस तरह से पाकिस्तान युद्ध को निपटाया था, उससे उनकी छवि काफी बढ़ गई थी, लेकिन इस समझौते से उनकी छवि को गहरा धक्का भी लगा था। कहते हैं कि उनकी बेटी और पत्नी भी इस समझौते के खिलाफ थी। उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर गए थे। उन्होंने उस घटना के बारे में लिखा था। पाकिस्तान से समझौते के बाद उस रात जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर पर फोन मिलाया तो उनकी बड़ी बेटी ने फोन उठाया। शास्त्री जी ने कहा, अम्मा को फोन दो, लेकिन उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि अम्मा फोन पर नहीं आएंगी। जब लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा क्यों, उधर से जवाब आया, क्योंकि आपने हाजी पीर और ठिठवाल पाकिस्तान को वापस दे दिया, इससे अम्मा बहुत नाराज है। लाल बहादुर शास्त्री भारत में हो रही अपनी आलोचना से इतने परेशान नहीं थे जितना उन्हें इस जवाब ने परेशान कर दिया था। हालांकि यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि उस वक्त भारत पर रूस और अमेरिका दोनों तरफ का दबाव था कि पाकिस्तान को ये इलाका वापस कर दिया जाए, और परिस्थिति ऐसी थी कि लाल बहादुर शास्त्री को ये फैसला ना चाहते हुए भी लेना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी को अलविदा कह चुके थे। उनकी मौत को नेचुरल करार दिया गया। एक कर्मठ, एक ईमानदार नेता जिसने बस देश का सोचा था, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उनकी ईमानदारी के कई सारे किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि उनके पास पहनने को कोट नहीं था, तब नेहरू जी ने उनको कोट दिया था, और ये तब की बात है जब वो देश के मंत्री थे। ऐसा महान नेता खोने पर लोगों में दर्द था। इस दर्द के साथ रोष भी था, क्योंकि कुछ बातें थी जिन्हें लोग लगातार उठा रहे थे, जैसे उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया था, उस दिन उनके निजी रसोइया रामनाथ ने खाना क्यों नहीं पकाया था, उस समय रूस में भारत के राजदूत थे टी.एन. कॉल, उनके ही शेफ जॉन मोहम्मद ने खाना पकाया था। आमतौर पर लीडर्स जिस कमरे में रुकते हैं उसमें एक घंटी लगी होती है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को बुलाया जा सके, मगर शास्त्री जी के कमरे में कोई घंटी नहीं थी। रामनाथ को एक कार ने धक्का मार दिया था और उनकी याददाश्त चली गई थी। खैर, इस प्रकरण के बाद भारत में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हुई और फिर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में ली। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को केवल 169 वोट मिले। इस तरह इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ और वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई के साथ दिक्कत ये थी कि वो किसी की सुनते नहीं थे, इसलिए कोई उनको अपना नेता नहीं बनाना चाहता था। के कामराज कांग्रेस के एक बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन वो जानते थे कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में लोग ज्यादा स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ नेहरू जी की बेटी होने के कारण इंदिरा एक मजबूत दावेदार थी। वही हुआ भी। भारत को अब एक महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी थी जो काफी होशियार और राजनीतिक सूझबूझ रखती थी। देश को नई सत्ता मिल चुकी थी और कांग्रेस इंदिरामयी हो चुका था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1967 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।